हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को पता है हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, यानी कि नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं। तो डीपीएसपी में बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस ये हुआ था 1967 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। और हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं, तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाग 3 के मूल अधिकार अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण है, जिसको संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये जो केस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुआ था। यह केस संविधान संशोधन की सीमाओं, खास करके मौलिक अधिकारों को लेकर हुआ था। हम पहले इसकी पृष्ठभूमि जो है वो समझ लेते हैं। देखिए, गोलकनाथ परिवार जो है वो पंजाब राज्य में खेती करता था, यानी कि बेसिकली किसान परिवार से था, और उनके पास बहुत सी ज़मीनें थी। 1953 में क्या होता है कि पंजाब का जो गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट ने एक कानून जो है वो पास किया, एक लॉ बनाया, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट, जिसके तहत कि अतिरिक्त जमीन को सीलिंग लिमिट से ज्यादा होने पर सरकार क्या करेगी, अपने कब्जे में ले लेगी। इस तरीके का एक कानून था। तो गोलकनाथ परिवार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह कानून मौलिक अधिकारों जैसे कि समानता का अधिकार और आर्टिकल नंबर 19 और फिर आर्टिकल नंबर 31 जो कि संपत्ति के अधिकार का क्या करता है, अधिकार देता था। तो उस पर क्या कर दिया उन्होंने, बोला गोलकनाथ परिवार ने कि यह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ये आर्टिकल नंबर 31 का उल्लंघन करता है। तो अब लीगल क्वेश्चन ये बनता है कि क्या भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को खत्म या सीमित कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। अगर ऐसा होता है कि अगर कोई भी कानून या कोई भी मूल अधिकार कहीं ना कहीं क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, तो संसद ऐसा कर सकती है। देखिए, अब देखते हैं न्यायालय का जो जजमेंट है वो इस पर क्या आया। तो याद रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस हुआ था उसमें जो है वो 11 जजों की बेंच थी, और 6 जजों ने क्या फैसला दिया था, 6 जजों ने फैसला दिया कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार में संशोधन कर सके। याद रखिएगा, ये चीज बोला गया गोलकनाथ केस में। और 5 लोगों ने क्या किया, इसके विपरीत निर्णय दिया था, यानी कि कर सकती है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 368 में, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो है वो बताता है, उसको लेजिस्लेचर पावर यानी कानून बनाने की जो शक्ति है वो नहीं माना गया है। इसीलिए संसद को जो है वह यह अधिकार भी आर्टिकल नंबर 13(2) के तहत आता है। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 जो है वो क्या कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। इसलिए अगर संसद जो है वो संशोधन करती है और मौलिक अधिकारों को कम करती है, तब जाके वो अवैध होगा। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों को कम नहीं करती है और वह प्रतिबंध जो है वो युक्ति युक्त है, तो संसद ऐसा कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, मान लीजिए कि सरकार क्या कर रही है, कोई एक ऐसा संशोधन लाती है जिसमें कि यह कहा जाता है कि किसी भी नागरिक को संपत्ति रखने का जो है अधिकार नहीं है, यानी कि संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। हालांकि ये पहले क्या था, आर्टिकल नंबर 31 में ऐसा था। अब सरकार ने संशोधन लाया, अब संसद इस संशोधन को लागू करना चाहती है। गोलकनाथ फैसले के अनुसार तो यह संशोधन अवैध होगा, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है, और गोलकनाथ में तो बोला गया था कि मौलिक अधिकार को संसद जो है वो समाप्त नहीं कर सकती। गोलकनाथ का तो जो मूल फैसला था वो यही था। तो इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा बताइए। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध होगा। कोई भी निर्णय जब आता है तो शुरू शुरू में उसका काफी विरोध होता है, फिर जाकर दोबारा उस पर निर्णय सुनाया जाता है। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ जब यह निर्णय आया कि यह निर्णय संसद की जो संशोधन शक्ति है उस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाती है, तो इसका विरोध किया गया। इसके बाद क्या होता है कि 1971, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, 1971 में क्या होता है, 1971 में 24वां संविधान संशोधन होता है, और 24वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं। यानी 1967 में गोलकनाथ केस में जो फैसला सुनाया गया था कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, 1971 में 24वां संविधान संशोधन यानी 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसे चेंज कर दिया गया था।
फिर भी 1973 में जो आया केशवानंद भारती केस था, जिसने क्या तय किया कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो टच नहीं कर सकती। ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967 का, 1971 का और 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसने कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो है वो सिद्धांत दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की व्याख्या की थी बेसिकली। तो अगर बोला जाए, मतलब कंक्लूजन पे आया जाए, तो गोलकनाथ केस ने भारतीय लोकतंत्र में यह सवाल खड़ा किया कि क्या मौलिक अधिकार जो है वो अपरिवर्तनीय है? बिल्कुल। तो ये बात जो हो जाती है वो गलत साबित होती है, क्योंकि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय है। यानी इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, संसद इस पर कानून बना सकती है, परंतु तब जब वह बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो न छुए। अब देखिए, मात्र यहाँ लिखा है जिसको संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता ना, भाग 3 के मूल अधिकार को, यहाँ मात्र इतना सा लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, बहुत से बच्चों का ये कंप्लेन रहता है और बहुत से बच्चे ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं। अब पता नहीं वो बच्चे कौन हैं और वो क्यों इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैम आप केवल नोट्स को रीड कर देती हैं, आप जो है वो लिंक करके नहीं समझाती हैं। आप लोग देखिए, मतलब जो बच्चे जो है वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं और जो रियल में मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कुछ भी ऐसा रहता है जो कि ऐसा लगता है मुझे कि हाँ, ये चीज़ जो है वो समझाने वाला है या बेसिक है, तो मैं उसको बिल्कुल समझाती हूँ। जो मुझे लगता है कि ये रिपीट हो रहा है, बस वही ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं समझाती हूँ। तो आप लोग अगर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ी कमी है जिसे इम्प्रूव किया जाना है, तो वो प्रॉब्लम्स को आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में कि मैम इस चीज़ को आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है, इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो एक बार सही रहेगा। क्योंकि देखिए, क्रिटिसाइज करने का भी एक तरीका होता है। आप किसी को ये करके, मतलब ये कह के तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि मैम आप तो खुद ही स्टूडेंट है और आप लोगों को स्टूडेंट बोलती हैं। ये सब कोई क्रिटिसाइज का तरीका नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये बोलना चाहिए मैम आपके नोट्स में यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, मैम यहाँ पर इसकी सुधार की ज़रूरत है, या फिर मैम आपकी जो आवाज़ है वो ठीक से नहीं आती है, मैम आपके समझाने का तरीका जो है वो उतना सही नहीं है। इस तरीके का जो क्रिटिसाइज़ है ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, अब हम लोगों का एक अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, यानी कि भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत। देखिए, पहले मैंने भूत लक्ष्य विधि का सिद्धांत भी आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था में यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कि यह कहता है कि कोर्ट का जो निर्णय है वह केवल भविष्य में लागू होगा, पिछले मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत सबसे पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 में हुआ था, उसी के मामले में अपनाया गया था, इसीलिए हम इसको भी पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने आज के डेट पे कोई फैसला सुनाया, ठीक है, कि अब से ऐसा 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 होगा, तो यह क्या होगा, यह फैसला आने वाले सालों के लिए मान्य रहेगा, यानी भविष्य के लिए लागू होगा, ना कि पिछले मामले जो कि आज जो कोर्ट है वो फैसला सुनाई है, तो उसके जो पिछले मामले रहेंगे, पिछले सालों के जितने मामले, उस पर वह कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यही जो सिद्धांत है वो भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत कहलाता है। देखिए, इसके उद्देश्य की यदि बात कहें तो कहीं ना कहीं न्यायिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। उन लोगों को बचाना जो कि पुराने कानून के अनुसार काम कर चुके हैं, नए कानून या व्याख्या को धीरे धीरे लागू करना, ताकि कि समाज में जो है वो अराजकता ना फैले। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ था, उसकी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है, ठीक है, नोट्स में भी। लेकिन यदि यह नियम पिछले संशोधनों पर भी लागू कर दिया जाता, तो सारे पुराने कानून, जैसे कि जमीन सुधार कानून एक बार हुआ था, भूमि सुधार लॉ, ठीक है, यह क्या हो जाता, अमान्य हो जाता। तो इससे क्या हो जाता, कानूनी अराजकता फैल जाती। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय लागू होगा, परंतु आज से आगे के मामलों में होगा, पीछे जो हो चुका है वह मान्य रहेंगे। देखिए, जो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, ठीक है, उसने क्या किया था, 3 तलाक को असंवैधानिक करार कर दिया था। अगर कोर्ट इस निर्णय को रेट्रोस्पेक्टिव के तरीके से, यानी पूर्व लक्ष्य रूप से लागू करती, तो पुराने तलाक भी रद्द हो जाते। तो इससे क्या हो जाता, समाज में अराजकता फैल जाता। लेकिन जो न्यायालय है उसने ऐसा नहीं किया। यह जो है वह केवल आगे 3 तलाक मान्य होगा, तो यह क्या हो जाएगा, भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने भी पहले के भी तलाक थे वो सारे रद्द हो गए, 3 तलाक, है ना। सरकार ने बोला कि आज से आगे
आज से आगे जितने भी 3 तलाक होंगे वह अमान्य होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, यह कहीं ना कहीं अमेरिका न्याय प्रणाली से लिया गया है, अमेरिकी न्याय प्रणाली से लिया गया है। इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे शायद नोट्स में नहीं दिया हुआ है। फिर देखिए, उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथवाद में कहा कि जिन मूल अधिकारों का पहले संशोधन हो चुका है वह क्या है, संवैधानिक है, परंतु भविष्य में मूल अधिकारों का संशोधन जो है वो संभव नहीं है, याद रखिएगा। हालांकि बाद में 1971 वाला जो केस था उसमें इसको चेंज कर दिया गया था। देखिए, ये वाला जो केस है वो कई बार ये मुद्दा उठता है कि इंदिरा गांधी के द्वारा निदेशक तत्वों को प्राथमिक बनाने का प्रयास। तो ये बात आप लोग भी जानते होंगे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने का प्रयास किया गया था डीपीएसपी को, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को। क्यों? हो सकता है इसका जो रीजन हो राजनीतिक हो सकता है, या फिर मान लीजिए संवैधानिक रणनीति हो सकती है, या मान लीजिए इसका मुख्य उद्देश्य अपने राजनीतिक फैसलों या फिर समाजवादी नीतियों को सुरक्षा देना भी हो सकता है। आइए इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, 1971 का टाइम था, तब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ अभियान के साथ एक समाजवादी नीति अपनाई थी, जिसमें भूमि सुधार, राष्ट्रीयकरण जैसे कदम भी उठाए गए थे। इन नीतियों का विरोध जो है वह होने लगा था यह कहकर कि खास करके संपत्ति का अधिकार का जो उल्लंघन है वह समाजवादी नीतियां करती है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार ये बोलता है कि किसी एक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अर्जन का। अब मान लीजिए उसके पास बहुत सी संपत्ति है, तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी सिद्धांत का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, है ना, विरोधी हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होता है कि इंदिरा गांधी भूमि सुधार, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और समान आर्थिक वितरण जैसे नीति निर्देशक तत्वों को क्या करना चाहती थी, लागू करना चाहती थी। लेकिन क्या होता है कि यह जो अधिकार थे वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सरकार जो है वो किसी की जमीन अधिग्रहित कर लेती है, ठीक है, तो वह व्यक्ति मौलिक अधिकार के तहत कोर्ट में जाकर उसे चुनौती दे सकता था। पहले तो ऐसा था। तो इससे क्या होने लगा, न्यायपालिका से अब टकराव होने लगा। जैसे गोलकनाथ केस में भी मैंने आप लोगों को यही चीजें बताई हैं, ठीक है, कि मान लीजिए जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी, पंजाब गवर्नमेंट क्या करने चाह रही थी, उस जमीन को लेना चाह रही थी, तो इस वजह से गोलकनाथ ने केस कर दिया था। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि मौलिक अधिकारों में जो है वो संशोधन नहीं हो सकता है। तब अब उस टाइम पे 1971 में गवर्नमेंट को ये चीज लगा कि जो न्यायपालिका है वो ऐसा निर्णय देकर समाजवादी नीतियों में बाधा बन रही है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन जो है वो प्रावधान जोड़ा था। मैंने ये आपको पिछले क्लास में पढ़ाया भी था, मैं इसमें आपको रिकॉल करवा देती हूँ। तो जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसके जरिए क्या आया, आर्टिकल नंबर 31 में संशोधन हुआ, जिससे 31B और C जो नए नए प्रावधान है वो जोड़े गए। C में बोला गया कि अगर कोई भी कानून नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया है तो वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। याद रखिएगा कि ये चीज साफ साफ कर दिया गया कि अगर हमको समाजवादी कानून कुछ लागू करना है, समाज में समानता लाना है, तो उसके लिए अगर मूलभूत अधिकार में कोई कमी होती है, कोई उल्लंघन होता है, तो उसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका उद्देश्य क्या था, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखना। तो कहीं ना कहीं इसने क्या कर दिया, न्यायपालिका को कमजोर कर दिया। लेकिन बाद में जो है वो केशवानंद भारती केस 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो न्यायपालिका है उसने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। और कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या जरूरी है, बैलेंस जरूरी है, संतुलन जरूरी है, और कोई भी संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती। ये जो है बेसिकली मैंने आपको सारा जो मोटा मोटी मुद्दा है वो समझा दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है थ्योरी में वो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ते हुए पहली बार निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39B(C) को 14, 19 और 31 से प्राथमिक बना दिया गया था। यानी कि निदेशक तत्व का जो अनुच्छेद है 39 उसको क्या कर दिया गया था, सबसे प्राथमिक बना दिया गया था, जिससे कि गोलकनाथवाद के निर्णय को समाप्त किया जा सके। क्योंकि गोलकनाथ निर्णय में तो ये चीज बोला ही क्या था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता है। तो अब ये बातें क्या होने लगी, चेंज होने लगी।
अब आगे देखिए लिखा है केशवानंद भारतीवाद वर्सेस केरला राज्य। इसको पहले मैं मोटा मोटी इसका जो बैकग्राउंड है वो समझा देती हूँ, फिर यहाँ पर जो थ्योरी लिखा है उसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे ऐतिहासिक और निर्णायक केस जो है वो माना जाता है केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य। यानी कि इसमें बेसिकली यह क्वेश्चन किया गया था कि क्या संसद को यह असीमित अधिकार है कि वह संविधान में किसी भी प्रकार का जो संशोधन है वह कर सकती है, यहाँ तक कि संविधान की मूल भावना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को भी क्या वह संशोधित कर सकती है। यह क्वेश्चन जो है वो केशवानंद भारतीवाद में पूछा गया था। देखिए, केशवानंद भारती जो थे वो एक संत थे, ठीक ना, और एडनीर मठ जो कि केरल में है उसके क्या थे, प्रमुख थे। तो उनकी मठ की जो जमीन थी उसको केरल सरकार के द्वारा भूमि सुधार कानून के तहत क्या कर लिया गया था, अधिग्रहित कर लिया गया था, मतलब कि ले लिया गया था। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और कहा कि यह मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 26 का उल्लंघन है। आर्टिकल नंबर 26 मैंने पढ़ाया है, बताइए क्या है। बिल्कुल सही, धार्मिक संस्थाओं का अधिकार, धार्मिक संस्थाओं के अधिकार का यह उल्लंघन है। देखिए, इस केस की जो सुनवाई है वो 13 जजों की बेंच ने की थी। 13 जजों की बेंच ने की थी। यह आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। याद रखिएगा, 68 दिनों तक ये जो सुनवाई है वो चली थी और जो फैसला है वो 7-6 के बहुमत से सुनाया गया था। यानी 7 लोगों ने जो है वो निर्णय दिया था। 7 लोगों ने क्या निर्णय दिया था कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, वह मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है, लेकिन संसद की जो यह शक्ति है वो असीमित नहीं है। संविधान की मूल संरचना को संसद नहीं चेंज कर सकती, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का उल्लंघन संसद नहीं कर सकती, ऐसा 7 जजों की बेंच ने सुना दिया था। 6 लोगों ने अपोजिट निर्णय दिया था। देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है यह वह संरचना है जो कि संविधान की आत्मा को दर्शाती है, जैसे कि लोकतंत्र, फिर न्यायपालिका की सर्वोच्चता यानी कि सर्वोच्चता और स्वतंत्रता यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फिर है संविधान की सर्वोच्चता, उसके पश्चात मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं कानून का शासन, ये सभी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि संसद जो है वो ऐसा संशोधन कर देती है कि अब भारत में लोकतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना है अब भारत में, तानाशाही चलेगा भारत में, अब लोकतंत्र को समाप्त करते हैं। तो यह क्या होगा, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा, यानी कि ये जो अमेंडमेंट है वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मान लीजिए अगर संसद ऐसा संशोधन कर देती है कि अब कोई भी नागरिक न्यायपालिका में अपील नहीं कर पाएगा, तो यह भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू और मौलिक अधिकारों का हनन होगा और कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत असंवैधानिक माना जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो भी समझ में आया होगा और केशवानंद भारती केस भी समझ में आया होगा। देखिए क्या लिखा है, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला। तो केशवानंद भारती में केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की बेंच ने 25वें संवैधानिक संशोधन के उस भाग को संवैधानिक माना जिसमें कि निदेशक तत्व 39B को मूल अधिकारों के आर्टिकल नंबर 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता दी गई थी। इसलिए इस वाद में न्यायपालिका ने यह माना कि मूल अधिकारों का संशोधन तो संभव है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर का जो है उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देखिए फिर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस लिखा हुआ है, मिनर्वा मिल्स वाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, ये 1980 में हुआ था। और याद रखिएगा कि जो केशवानंद भारती केस था उसके पश्चात ये सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। इसने फिर बाद में यह डिसाइड कर दिया कि संविधान की मूल संरचना को संसद जो है वो संशोधन के जरिए नहीं बदल सकती। यानी कि यही बात जो है वो केशवानंद में भी कही गई थी, लेकिन इसकी जो है एक विशद व्याख्या मिनर्वा मिल्स वाद में भी प्रस्तुत की गई। इसकी जो पृष्ठभूमि है वह एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मिनर्वा मिल्स जो है वो बेंगलोर की एक निजी स्टील कंपनी थी। 1974 में सरकार ने इसे क्या कर दिया, बीमार उद्योग घोषित कर दिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को ये बोल दिया
कि इसको अधिग्रहित कर लिया जाए, यानी इसका अधिग्रहण उस टाइम पे कर लिया गया था। कंपनी ने क्या कर लिया, इसका विरोध किया और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट में याचिका दायर किया। इसका जो मुख्य मुद्दा था, यानी जो की फैक्ट था, देखिए मुख्य मुद्दा तो वहीं से शुरू होता है, वो 42nd अमेंडमेंट से ही शुरू होता है। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 पास किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे, जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल नंबर 31 में बदलाव करके आर्टिकल नंबर 31C जो है उसका विस्तार किया गया था। उसमें क्या, जो आर्टिकल नंबर 39 है उसमें कहीं ना कहीं संपत्ति के समान वितरण की जो है वो बात कही जाती है, जो कि डीपीएसपी का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो कहा गया कि अब कोई भी नीति निदेशक तत्व जो है वो लागू करने वाला कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी वैध होगा। मान लीजिए कि डीपीएसपी लागू करना है और उसके वजह से जो है वो फंडामेंटल राइट को हानि पहुंचती है, तो भी क्या हो सकता है, केस नहीं हो सकता। यानी कि अगर उल्लंघन भी हो गया मूल अधिकारों का तो भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ऐसा जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बोला गया। देखिए आर्टिकल नंबर 338 में उसके पश्चात जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से कि संसद के द्वारा किया गया कोई भी संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आएगा। यानी संसद ने जो मान लीजिए अमेंडमेंट कर दिया है, जो संशोधन कर दिया है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट आया मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में, जिसमें 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से क्या किया, फैसला सुनाया। यानी 5 लोगों ने एक ही मत जो है वो दिया। क्या कहा, देखिए मुख्य निर्णय का जो बिंदु है वो समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 31C का जो विस्तार किया गया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कह दिया, असंवैधानिक। संसद सभी नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं रख सकती, ऐसा कोर्ट का निर्णय था। यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने की एक कोशिश है। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आर्टिकल नंबर 368 जो है, जो कि जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, वह भी प्रावधान क्या है, असंवैधानिक है। यानी कि संसद का कोई भी संशोधन जो है अब वह न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं होगा। मतलब न्यायिक समीक्षा जो है उसकी जो है की जा सकती है। क्यों न्यायिक समीक्षा की जा सकती है बताइए? क्योंकि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू जो है वह भी संविधान की मूल संरचना का ही एक हिस्सा है, याद रखिएगा। मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सरकार जो है वो नीति निदेशक तत्व लागू करना चाहती है कि सभी मीडिया संस्थानों का सरकारीकरण हो ताकि सूचना का समान वितरण हो। तो जितने भी मीडिया संस्थान है उसको क्या कर देगी, वो उसका सरकारीकरण कर देगी। अगर यह आर्टिकल नंबर 31C के तहत मौलिक अधिकार, जैसे मान लीजिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दे, तो पहले तो ये 42nd संशोधन के अनुसार ठीक होता है ना। क्यों ठीक होता? क्योंकि उसमें साफ साफ बोला गया है कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने से अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भी क्या होगा, वह वैध होगा। लेकिन मिनर्वा मिल्स वाद जो हुआ 1980 में, उसके बाद ऐसा कानून अब असंवैधानिक होगा, क्योंकि वह संविधान की मूल संरचना को क्या नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। देखिए इस केस का जो इंपॉर्टेंस है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने फिर से मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन को स्थापित किया, जैसा कि केशवानंद भारती केस में किया गया था। संसद की जो शक्ति है इस केस के माध्यम से उसे सीमित कर दिया गया। उसे यह याद दिलाया गया कि वह जो है वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। यानी जो पार्लियामेंट है वो किसी से भी ऊपर हो, परंतु वह संविधान से ऊपर तो नहीं हो सकती है। जुडिशियल रिव्यू की ताकत को इस केस के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो यह केस था उसने भारत के लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। आगे देखिए यहाँ पर एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। लिखा है 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया था कि मिनर्वा मिल्स नहीं, क्वेश्चन में बेसिकली ये स्टेटमेंट ही पूछ लिया गया था कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा कौन से केस में कहा गया था। और ऐसे 3-4 केसेस जो थे वो जो है ऑप्शंस में दिए गए थे। तो याद रखिएगा मिनर्वा मिल्स वाद में ऐसा कहा गया है कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व जो है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है। फिर देखिए आगे लिखा है, इसलिए किसी एक भाग की प्राथमिकता तथा सर्वोच्चता स्थापित करने का जो प्रयास है वह उचित नहीं है।
और न्यायपालिका ने भी यह माना कि निदेशक तत्व का अनुच्छेद नंबर 39 ही मूल अधिकारों का अनुच्छेद 14-19 से प्राथमिक होगा। याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है न्यायपालिका की सक्रियता और मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच संबंध। देखिए इस पर लिखा है यह संयोग का विषय है कि मिनर्वा मिल्स वाद के बाद उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं का प्रभावी प्रयोग आरंभ कर दिया और जीवन के अधिकार की उदारवादी और विस्तृत व्याख्या की, जिससे मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष जो है वो समाप्त हो गया और निदेशक तत्व जो है वो मूल अधिकार का विस्तार प्रतीत होने लगा। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या है कि भारतीय संविधान एक जीवंत और आंगिक दस्तावेज है, इसीलिए मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। निदेशक तत्व की प्रभावी क्रियान्वयन भारतीय गणतंत्र की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या है, भारत में विद्यमान उन बाधाओं की चर्चा कीजिए जो समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए अवादी योग्य, फिर है उसके पश्चात धार्मिक अधिकार के बारे में बता सकते हैं, अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है उसके बारे में, दलीय विभाजन, सामाजिक विविधता एवं बहुलता। आप इस आंसर को जो है वो घर में बैठ के जरूर से जरूर लिखें। देखिए लिखने की प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होगी। मान लीजिए मैं आपको अच्छे से जो है वो टॉपिक समझा दे रही हूँ, आपको कंटेंट भी दे दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप उस कंटेंट का यूज जो है वो कितना अपने आंसर्स में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत से स्टेटमेंट भी बताए हैं, चाहे वो मैंने हिस्ट्री में बताया हो या पॉलिटी में, उन सारे को आप एक जगह नोट कर लीजिए और बार बार अपने आंसर्स में लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, ताकि आप देखिए आपको कहीं ना कहीं एक दिन में 6 घंटे लिखने हैं मेंस के एग्जाम में, ठीक है, इजी नहीं है। तो आपका जो लिखने का हैबिट है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बात को समझिए और बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ आंसर लिखना शुरू कीजिए। देखिए आप इस क्वेश्चन की भूमिका में लिख सकते हैं कि निदेशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के पर्याय हैं और समान नागरिक संहिता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का प्रयास किया गया है। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि समान नागरिक संहिता का विचार एक अत्यधिक प्रगतिशील विचार है, परंतु समान नागरिक संहिता के नाम पर सामाजिक सुधार व लैंगिक सशक्तिकरण के बजाय वोट बैंक को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें आप कॉमन सिविल कोड के बारे में कुछ कुछ लिख देंगे जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार का जो अधिकार है वो सबको समान रूप से देता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट को समझना, जैसे यहाँ पर लिखा है ना पंथ निरपेक्ष राज्य और समान नागरिक संहिता का विचार। तो सबसे पहले ये समझिए कि पंथ निरपेक्ष राज्य जो है क्या होता है। तो देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य का जो अर्थ होता है ऐसा राज्य जो कि सभी धर्मों के प्रति क्या हो, निष्पक्ष और समान व्यवहार करता हो। पंथ निरपेक्ष राज्य को सेक्युलर स्टेट कहते हैं, इतना तो पता होगा। यह न तो किसी धर्म को विशेष दर्जा देता है और न ही किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव करता है। याद रखिएगा भारत में जो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है, बेसिकली आप लोग नोटिस किए होंगे और मतलब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके माध्यम से जो सेक्युलर शब्द है उसको जोड़ा गया था प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यानी कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब यह है कि राज्य धर्म से ना तो जुड़ता है और न ही किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देता है। यह बताता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, यानी कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए अगर एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि एक हिंदू मंदिर और एक मुस्लिम मस्जिद और ईसाई चर्च, तीनों क्या है, किसी सरकारी जमीन पर बने हैं, तो सरकार क्या करेगा, इन तीनों के साथ एक समान व्यवहार करेगा, किसी एक को विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम छात्र है, वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना चाहती है, तो उसे इसकी स्वतंत्रता है जब तक कि वह अनुशासन यानी सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा ना बने। देखिए इस तरीके का कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है जो मुद्दा है वो उठता रहता है, बीच बीच में न्यायपालिका जो है वो अपना निर्णय सुनाते रहती है, तो ये काफी हॉट टॉपिक हो जाता है। समान नागरिक संहिता, अब हम लोग इसकी ओर चलते हैं। देखिए समान नागरिक संहिता का जो सिद्धांत है वो यह कहता है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए विवाह हो गया, तलाक हो गया, विरासत हो गया, गोद लेने आदि की जो निजी संपत्ति के मामलों है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मान लीजिए वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, लेकिन इन सभी मुद्दों पर, इन सभी मामलों पर उनका जो कानून है वो एक समान होना चाहिए। किन मामलों पर बताइए,
विवाह के मामलों पर, तलाक के मामलों पर, विरासत के मामलों पर, गोद लेने के मामलों पर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में अब तक धर्म आधारित एवं व्यक्तिगत कानून लागू है। जैसे कि हिंदू कानून को आप देखें तो विवाह के लिए अलग कानून है, उत्तराधिकार, गोद लेने के लिए हिंदू कानून में कुछ अलग व्यवस्था है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आधारित कानून है, ईसाई में ईसाई विवाह अधिनियम है। तो इन सबका जो प्रावधान है वो अलग अलग है। देखिए, अगर बात किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता जो है वो क्यों है, तो आप कह सकते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि देखिए समाज में बहुविवाह, तीन तलाक इत्यादि जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, न्याय व्यवस्था में सरलता लाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। पर कई आलोचकों का ऐसा कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के समान है। यानी कि जैसे कि सभी धर्म के जो लोग हैं, जितने भी विभिन्न धर्मों के लोग हैं, उनकी अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग कहीं ना कहीं संस्कृति है। तो अगर उस पर जैसे मान लीजिए कि कोई लॉ बनाया जाता है तो वे लोग ऐसा कहते हैं कि यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। हालांकि एक बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य में मानव निर्मित विधि का महत्व दैवीय और ईश्वरीय विधियों से ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने शाह बानुवाद में कहा कि भारतीय दंड संहिता मुस्लिम पर्सनल लॉ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में समान नागरिक संहिता के निर्माण का निर्देश दिया था। देखिए, शाह बानुवाद जो यहाँ पर लिखा है ना, ये 1985 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। यह जो केस है वो भारतीय संविधान, मुस्लिम पर्सनल लॉ और महिला अधिकारों के बीच संतुलन की एक विवादास्पद मिसाल बना हुआ है। इस केस ने क्या किया है, भारत में समान नागरिक संहिता और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर एक व्यापक बहस छेड़ दिया था। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो जो शाह बानो थी, ठीक है, वह एक 62 वर्षीय, कितनी वर्षीय, 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थी, जिनका जो विवाह है ये हुआ था 1932 में। किससे हुआ था, मोहम्मद अहमद खान नामक एक लॉयर से, एक वकील से हुआ था, एक वकील से हुआ था। 1975 में उनके पति ने क्या कर दिया, उनको तलाक दे दिया था, जिसे आप कहते हैं ट्रिपल तलाक, और घर से निकाल दिया था। तो जो शाह बानो थी वह धारा 125 सीआरपीसी के तहत 125 जो धारा है उसके तहत उन्होंने भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के लिए अदालत में याचिका दाखिल कर दी थी। अब जो सवाल बनता है, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को तलाक के बाद अपने पति से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस मिल सकता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत की अवधि यानी लगभग 3 महीने तक की होती है। देखिए फिर जो निर्णय है वो क्या आया, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि धारा 125 सीआरपीसी जो है, माफी चाहूंगी, सीआरपीसी जो है वह धर्म से ऊपर है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी गरीब बेसहारा व्यक्ति भूख से ना मरे। तो अदालत ने कहा कि शाह बानो को अपने पति से भरण पोषण मिलना चाहिए, भले ही वो मुस्लिम है परंतु उसे मिलना चाहिए। भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ इद्दत के बाद जिम्मेदारी को खत्म करता है, लेकिन सीआरपीसी की जो धारा 125 है उसके तहत पति ही जिम्मेदार रहेगा। तो इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो भारतीय दंड संहिता यानी कि सीआरपीसी को दिया गया था। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। तो जब कोई भी निर्णय आता है, जैसे मैंने आपको बताया, उस पर विरोध शुरू हो जाता है। तो मुस्लिम समुदायों में इसका भी विरोध शुरू हो गया कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे शरीयत में हस्तक्षेप माना और विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर एक हमला है। फिर बाद में ऐसा हुआ कि जब इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा तो राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में आकर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 का जो एक एक्ट है वह पारित कर दिया। और इस अधिनियम का ऐसा प्रभाव हुआ कि इसने शाह बानुवाद को कहीं ना कहीं अस्पष्ट कर दिया। इसमें कहा गया कि एक मुस्लिम महिला को तलाक के बाद पति से केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण मिलेगा। उसके पश्चात जो उस महिला की देखभाल है वह परिवार या फिर वक्फ बोर्ड करेगा। फिर जैसा कि स्पष्ट है 2001 में यह मुद्दा जो है एक बार फिर से उठा था। फिर उसके पश्चात 2017 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मुद्दा को उठाया और कहा कि मुस्लिम महिला को भी भरण पोषण का समान अधिकार मिलना चाहिए, भले ही वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा हो। और आपको पता भी है कि 2017 में 3 तलाक जो है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो आई होप कि आपको शाह बानो केस जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।
देखिए इसमें लिखा है महिला सशक्तिकरण एवं समान नागरिक संहिता। तो शाहबानोवाद में शोभा मुदगल में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि समान नागरिक संहिता महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ विषय है, न कि धार्मिक अधिकारों की अवहेलना करता है। जब विरोध होने लगा तो न्यायपालिका ने क्या किया, इस बात की व्याख्या की कि यह जो है कहीं ना कहीं धार्मिक अधिकारों की अवहेलना नहीं करता और न ही धार्मिक आस्था पर चोट करता है, यह केवल महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ विषय है। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो राजनीतिक दल पंथ निरपेक्षता के नाम पर समान नागरिक संहिता की मांग करते हैं, वे स्वयं सांप्रदायिक और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए, और ज्यादातर राजनीतिक दलों ने संसद में महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया। तो ये बात जो है आप लोग लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। फिर आगे देखिए सामाजिक विविधता एवं समान नागरिक संहिता। तो भारत एक बहुलवादी देश है जहां की सभी धर्मावलंबियों को भी मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसीलिए धर्म और संस्कृति के मामले में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। नागालैंड एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय समुदाय को अपनी सामाजिक परंपरा और वैवाहिक रीतियों को निर्धारित करने का जो अधिकार है वह संविधान प्रदान करता है। यद्यपि यह भी उल्लेखनीय है कि सामाजिक सुधारों के आधार पर धार्मिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, इसीलिए धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। यानी निरपेक्ष नहीं है मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आगे देखिए संवैधानिक प्रकृति और समान नागरिक संहिता। निदेशक तत्व जो है वो अवाद्य योग्य है, यानी निदेशक तत्व का अगर कानूनी रूप से उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं अवाद्य योग्य। देखिए लिखा है इसलिए इसे लागू कराने के लिए न्यायपालिका का निर्णय पर्याप्त नहीं होता, अपितु इसके लिए राज्य को प्रयास करना होगा। और गोवा में समान नागरिक संहिता का निर्माण जो है याद रखिएगा पहले ही हो चुका है, इसे याद रखना है। इसीलिए भारत के अन्य राज्यों के लिए भी इसका निर्माण जो है वो किया जा सकता है। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या लिखा है, भारत में विधि और संविधान का शासन है, इसीलिए संवैधानिक नैतिकता सामाजिक एवं धार्मिक नैतिकता से प्राथमिक होनी चाहिए। यानी कि संवैधानिक नैतिकता ही सर्वोच्च है, परंतु राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के नाम पर केवल अपने दलीय हितों को संरक्षित कर रहे हैं। फिर देखिए प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि निदेशक तत्वों में कौन से अवयव समाजवादी नहीं है। पहला ऑप्शन है काम का अधिकार, दूसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन, तीसरा है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, चौथा है श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार। तो बताइए निदेशक तत्वों में कौन सा जो अवयव है इसमें से समाजवादी नहीं है। तो याद रखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना समाजवादी नहीं है। याद रखिएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना एक कहीं ना कहीं संवैधानिक भी है और एक न्यायिक अधिकार भी हो सकता है, मानव अधिकार भी हो सकता है, मान लीजिए एक आर्थिक अधिकार भी ये हो सकता है, जिसे आप कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आता है समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे एक और क्वेश्चन लिखा है कि उदारीकरण एवं निजीकरण के वर्तमान युग में निदेशक तत्व अप्रासंगिक हो चुके हैं, ठोस उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो मेंस के लिए है, लिख लेंगे। बाकी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, निदेशक तत्व के किन अवयवों में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का उल्लेख है। पहला पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा, दूसरा 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, सी है कि व्यक्ति एवं समूहों के बीच आय एवं अवसर की विषमता को कम करना, फिर है कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक विकास। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें, जिसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, व्यक्ति एवं समूहों के बीच आय एवं अवसर की विषमता को कम करना, यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर देखिए निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। देखिए पहला है कि निदेशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, तो ये बात गलत है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना जो है वो फंडामेंटल राइट करते हैं, वी ऑल नो दैट, और मैंने बताया भी है। फिर देखिए निदेशक तत्व राज्य के कर्तव्यों का बोध कराते हैं, तो ये बात जो है ये कहीं ना कहीं सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है, सही हो सकता है लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। फिर देखिए कल्याणकारी राज्य के पर्याय है, हो सकता है
लेकिन शासन की मूलभूत सिद्धांत है यह जो है यह सर्वाधिक उपयुक्त है, याद रखिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।